विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। इसके शब्दार्थ इस प्रकार दिए हैं: चाव, इच्छा, सलाख, सलाई, मूंगरी, गोल, पैतृक, पूर्वजों का अर्थात पिता से प्राप्त, खपत, बिक्री, मचिया, सूतली से बुनी चौकोर चौकी, मुखातिब, देख कर बात करना। ठीक इसी प्रकार ये शब्दार्थ हैं जो आपको समय के अनुसार पढ़ने हैं। पाठ का उद्देश्य: प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदलू के व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाने का प्रयास किया है कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं जो आसानी से टूट जाए। इसके पश्चात आप 10 कठिन शब्द करेंगे। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं पाठ के सारांश पर। लाख की चूड़ियां इस पहले पृष्ठ का सार है। लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बचपन में वह जब कभी अपने मामा के गांव जाता था तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था जो लाख की बनी होती थी। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। यूं तो लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, पर अन्य बच्चों की तरह वह भी बदलू काका ही कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम करता था। पास ही में बनी भट्टी पर वह लाख एक प्रकार का पदार्थ है जिसे वह पिघलाता था और पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक हाथ की चूड़ियां बन जाने पर वह उन पर रंग भी करता था। बदलू मणिहार था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसकी बनाई सुंदर चूड़ियों की बहुत मांग थी। गांव की औरतें उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। वह चूड़ियों को पैसे के बदले में नहीं बेचता था, वह वस्तुओं के बदले चूड़ियां दिया करता था। चूड़ियां देते समय वह किसी से मोल भाव भी नहीं करता था। जब वह पैसे नहीं लेता था, इसके बदले मतलब इसे क्या कहा जाता है, वस्तु विनिमय की प्रथा। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुओं को देना और लेना। पर जब शादी ब्याह के अवसर पर वह भरपूर जिद करता था तो दूसरे लोगों को उसे उसका मुंह मांगा दाम देना ही पड़ता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी पसीजता नहीं था, अर्थात पिघलता नहीं था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज और पगड़ी रुपए भी मिला करते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देखता, अंदर ही अंदर कूड़ता और कभी कुछ सुना भी देता। लेखक से वह घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं काका, तो वह शहर की औरतों की कलाइयां नाजुक होने और लाख की चूड़ियां पहनने से मोच आने की बातें कहता। वह लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख से बनी चूड़ियां नहीं, गोलियां दिया करता था। लेखक के पिता की बदली अर्थात ट्रांसफर किसी दूर के शहर में हो गया। वह 8-10 वर्ष मामा के घर नहीं जा सका। इतने सालों बाद जब वह आज अपने मामा के गांव गया तो उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी कोई रुचि ही नहीं रह गई। पहले तो बदलू काका जब उसे गोलियां देता था तो वह कंचों की भांति उन गोलियों को खेलता था। रंग बिरंगे रंग की होती थी वो। तो सहसा एक दिन जब उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई, उसके हाथ में कांच की टूटी हुई चूड़ी चुभ गई तो उसे बदलू काका की याद आ गई, ध्यान आया। शाम को वह बदलू काका के घर चला गया। लेखक जब बदलू काका के घर मिलने गया तो बदलू ने उसे नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियां बनाने का सामान भी नहीं कहीं दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय देने के बाद भी बदलू उसे पहचान नहीं पाया, बहुत ही मुश्किल से पहचाना। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मशीनी युग ने इसके काम को खराब कर दिया है और लोगों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हस्तकरघा से कमाने वाले लोग अधिकतर होते थे, पर मशीनी युग के कारण आज उनका सब काम ठप पड़ गया था। अचानक बदलू को खांसी आई तो लेखक ने पूछा कि क्या हुआ।
बोला, ये दमा नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी बेटा। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बेचैनी है, व्यथा है। उसने कहा और सोचा कि मशीनी युग ने सबके हाथ काट ही दिए हैं, सबको बेरोजगार बना दिया है। थोड़ी देर चुप रहने पर जब लेखक ने उससे आम की फसल की बात की तो बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने को कहा। लेखक की निगाह जब उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियों पर पड़ी तो बदलू ने बताया कि उसके द्वारा बनाई गई आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा 10 आना ही दिए जाने पर उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। धन्यवाद।